नमस्कार, बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही क्या रहे कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। आप भी पूछ सकते हैं हमसे सवाल। फोन नंबर नोट कर लीजिए 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर कर सकते हैं कॉल। फेसबुक पर @जी बिजनेस ऑनलाइन और ट्विटर पर @जी बिजनेस अपने सवाल भेजिए #बाजार आज और कल लिखकर। और आपकी कल की तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी, और साथ ही एक और खास मेहमान हमारे साथ है मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय। सुदीप जी का बहुत स्वागत है आज के शो में। और सबसे पहले बाजार के आज के कारोबार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो मंगलवार को भी बाजार रहा मंगलमय। सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुए। कारोबार के आखिर में सेंसेक्स 274 अंक चढ़कर 65,480 के करीब बंद हुआ, तो निफ्टी 66 अंक चढ़कर 19,390 के लेवल पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी 143 अंक उछलकर 45,300 के पार बंद होने में रहा कामयाब। और जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी से समझते हैं बाजार के लगातार शिखर पर रहने के बड़े कारण। लगातार चौथे दिन भारतीय बाजारों में बना इतिहास। रिकॉर्ड बनाने की आदत सी पड़ चुकी है भारतीय बाजारों को, और आज लगातार चौथे दिन भी भारतीय बाजारों ने निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों में ही न सिर्फ दिन के दौरान नए रिकॉर्ड बनाए, बल्कि जिन लेवल्स पर आज बाजार बंद हुए ये भी अब तक के हाईएस्ट क्लोजिंग लेवल्स हैं। हालांकि आज शुरुआत करने के लिए संकेत पॉजिटिव थे, लेकिन उतने दमदार नहीं जितने पिछले 2-3 दिनों से दिख रहे हैं, क्योंकि अमेरिकी बाजारों में मुश्किल से हरे निशान में क्लोजिंग हुए। डाउ 10 पॉइंट ऊपर था, बाकी डाउ फ्यूचर्स 25-50 पॉइंट नीचे ही ट्रेड कर रहे थे। आज अमेरिका में छुट्टी का भी माहौल है। दुनिया भर के बाजारों से भी मिले जुले संकेत थे, और एफआईज की तरफ से कल के सेशन के आंकड़े खरीदारी के आए, लेकिन बहुत बड़े नहीं, और लोकल फंड ने छोटी मोटी से ही लेकिन बिकवाली की। इन सब के बावजूद जो मोमेंटम बड़ा स्ट्रॉन्ग बना हुआ है भारतीय बाजारों में, तकनीकी तौर पर बाजार मजबूत है, लाइफ टाइम हाई पर ब्लू स्काई जोन में है, फ्लोज थोड़े ही सही लेकिन है मजबूती की तरफ, खरीदारी की तरफ, और इन सब के बीच में ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस ऊंचा है। इन संकेतों के बीच में सीधे भारतीय बाजारों ने 19,400 के ऊपर शुरुआत की। उसके बाद शुरुआती घंटे पर थोड़ा सा टिके, नीचे की तरफ प्रॉफिट बुकिंग भी हुई। 19,300 पर लिया निफ्टी ने सपोर्ट, और 45,000 पर बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया, और उसके बाद जो रिकवरी आई वापस पीछे मुड़कर नहीं देखा। सुबह हम बात कर ही रहे थे कि पहले डिप पर बाजार को खरीदा जाएगा, और एग्जैक्टली वैसा ही होता हुआ दिखा। उसके बाद मिड सेशन में बाजार ने फिर से तेज छलांग लगाई, और निफ्टी 19,400 के ऊपर 434 का नया रिकॉर्ड बनाते हुए नजर आया, और बैंक निफ्टी भी लगभग 45,650 के आसपास रिकॉर्ड बनाते हुए दिखा। आखिरी 1-1.5 घंटे में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी हावी होती दिखी। हालांकि निफ्टी अच्छी मजबूती के साथ 19,400 के बेहद करीब बंद होता दिखा। बैंक निफ्टी में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तरों से हुई, लेकिन उसके बावजूद एक 150-200 पॉइंट की अच्छी तेजी के साथ बैंक निफ्टी भी बंद होता हुआ नजर आया। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि एक और अच्छा और मजबूत ट्रेडिंग सेशन, जहां दिग्गज शेयर तो मजबूत थे। आज सिर्फ सेशन में अगर देखना चाहें तो एक मिड कैप शेयर ऐसे थे, मिड कैप इंडेक्स जो लाल निशान में बंद हुआ। स्मॉल कैप इंडेक्स आज भी हरे निशान में था। तो थोड़ी बहुत सेलेक्टिवली मिड कैप शेयरों में दिन के दौरान प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी। अदरवाइज मूड माहौल एकदम चुस्त दुरुस्त, और फिर से आज एक ऐतिहासिक ट्रेडिंग सेशन। और आज सुदीप बंदोपाध्याय जी के पास चलते हैं। सुदीप सर, बाजार का ये तेजी का मूड माहौल जारी है, रैली आगे भी जारी रखने की उम्मीद रखें? बिल्कुल रख सकते हैं। देखिए, ग्लोबली जो संकेत मिल रहे हैं, हालांकि आज अमेरिकी बाजार बंद है, पर ओवरऑल जो संकेत है पॉजिटिव है। और डोमेस्टिक फैक्टर्स की अगर बात करें तो मॉनसून का जो लेके शंका था वो भी कुछ हद तक दूर हो रहा है। मॉनसून सारा देश में स्प्रेड हो गया है, और मॉनसून का कवरेज का भी जो एक्सपेक्टेशन है वो ठीक ठाक है। तो ये कह सकते हैं कि डोमेस्टिक फैक्टर्स भी पॉजिटिव है, ग्लोबल मार्केट से पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं, और एफआईआईज दबा के खरीद रहे हैं। पिछले दिनों में जो एफआईआईज की तरफ से कंट्रीब्यूशन पार्टिसिपेशन आया बहुत ही बेहतरीन था, और ये आने वाले दिनों में भी बरकरार रहने की संभावना है। तो मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम मेंटेन करेगा, और डेफिनेटली थोड़ा बहुत करेक्शन ऊपर लेवल पे कभी-कभी देखने को, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, पर ट्रेंड और जो ट्रेजेक्टरी है डेफिनेटली पॉजिटिव है। इंतजार करना पड़ेगा Q1 के नतीजों के, जो कि अगले हफ्ते से आना चालू हो जाएगा। उस पे जरूर ध्यान रहेगा, और जैसे ही नतीजे आना चालू हो जाएंगे तब काउंटर स्पेसिफिक मूवमेंट देखने को मिलेगा।
तो ये रही राय बाजार पर सुदीप जी की। आइए अब आगे बढ़ते हैं और दर्शकों के सवाल करते हैं शो में शामिल। पहला सवाल इस वक्त हमारे पास सोशल मीडिया पर आ रहा है मुजफ्फरनगर से अमित शक्ति साहब का। विप्रो इनके पास है 100 शेयर 550 की खरीद विप्रो पर हमारे इन दर्शक की। विप्रो पर सर ये जानना चाह रहे हैं कि फिलहाल आपको स्टॉक के फंडामेंटल्स कैसे लगते हैं और इन भाव से फिलहाल विप्रो में अभी इन्हें स्ट्रैटेजी क्या रखनी चाहिए। अगर ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म का नजरिया रखते हैं स्टॉक में तो क्या राय रहेगी आपकी? देखिए, ओवरऑल आईटी क्षेत्र में दबाव है और हम लोगों को लगता है कि अगला 1-2 क्वार्टर भी दबाव रहेगा। ग्लोबली थोड़ा बहुत रिसेशन जैसा माहौल या रिसेशन का एक्सपेक्टेशन था। इसके कारण बहुत सारा ऑर्डर इनके कैंसलेशन हो रहा है, ऑर्डर पोस्टपोन हो रहा है, ऑर्डर साइज कम किया जा रहा है। ये ओवरऑल आईटी क्षेत्र में यही हो रहा है। हालांकि जो आने वाले दिन में जो अपॉर्चुनिटीज होंगे वो एआई एमएल वगैरह में बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी होंगे और उसमें इंडियन आईटी कंपनीज, इंडियन दिग्गज आईटी कंपनीज का प्रदर्शन अच्छा रहने वाला है। पर अगला 1-2 क्वार्टर थोड़ा दबाव रहेगा और पर्टिकुलरली विप्रो के बारे में भी अगर हम बात करें तो वहां पे भी हमारी राय तो यही होगी कि अगला 1-2 क्वार्टर शायद दबाव रहेगा। आपने ऊपर प्राइस में लिया हुआ है, आप लॉस में हैं, तो अगर आप लंबी अवधि के लिए नहीं रहना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पे लॉस बुक करके एग्जिट कर लेना सही होगा। अगर आईटी क्षेत्र में ही रहना चाहते हैं तो हमारी सलाह तो यही होगी कि कोई स्पेसिफिक सेक्टर या कुछ कुछ एक एक हटके जो काम करते हैं आईटी कंपनीज, जैसे परसिस्टेंट हो गया, वो ऑटोमोबाइल क्षेत्र में प्रोसेस इंजीनियरिंग, प्रोसेस रिलेटेड काम करते हैं। ऐसा थीम पकड़िए और उस थीम के साथ आप आईटी कंपनी में खरीदारी कीजिए। जनरल आईटी कंपनीज जो कि बहुत सारे काम करते हैं, वहां पे चैलेंजेस रहेंगे और उससे थोड़ा दूर रहिए। तो थीम बेस्ड आईटी स्पेस में आप निवेश के मौके ढूंढ सकते हैं। जैसे परसिस्टेंट सिस्टम में खरीदारी की सलाह आपके लिए आ रही है सुदीप जी की तरफ से। आइए अब अगले कॉलर से बात करते हैं। लखनऊ से समर हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? वेदांता के 500 शेयर है मैम, एट द रेट ऑफ 265। कब तक होल्ड करना चाह रहे हैं वेदांता को? मैम ये मैम आई कैन होल्ड इट फॉर 1 year or 2 years मैम। व्हाट टू डू मैम? 1 से 2 साल का नजरिया वेदांता पर ये रख रहे हैं। सर बताइए वेदांता का स्टॉक कैसा लगता है आपको और 1 से 2 साल के नजरिए के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहे इनकी? देखिए, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं सारे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मेटल सेक्टर जिससे वेदांता का कामकाज जुड़ा हुआ है, बहुत ही वोलाटाइल सेक्टर है और अभी जो स्थिति ग्लोबल मार्केट्स में है उससे ये साफ है कि चाइना में जो रिकवरी आने का था वो अभी तक आया नहीं और उसी के कारण सारा दुनिया के मेटल कंपनीज दबाव में है और ये स्थिति शायद कुछ दिन तक रहेगा। तो इमीडिएटली वेदांता में बहुत बड़ा अपस्विंग और अपसाइड का कोई उम्मीद नहीं है और जैसे मैं कह रहा हूँ साइक्लिकल इंडस्ट्री है। अगर आप 1-2 साल रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं, पर जैसे ही साइकिल टर्न होगा, मार्केट पॉजिटिव, मेटल सेक्टर में एक तेजी आएगी तो आप अपॉर्चुनिटी देख के निकल जाना। तो मेटल क्षेत्र के लिए मैं बार बार निवेशक को यही कहूंगा कि वोलेटाइल सेक्टर है, आप बहुत सतर्क रहिए। आपको फायदा हो सकता है पर आपको जो अपस्विंग है उसका अपॉर्चुनिटी लेके सही टाइम पे एग्जिट करना पड़ेगा और शॉर्ट टर्म के लिए मेटल सेक्टर में तो मैं आपके लिए तो मैं ये कहूंगा कि शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप हैं तो आप एग्जिट कर लीजिए। मीडियम टर्म भी मैं एग्जिट का ही सलाह दूंगा क्योंकि चाइना में रिकवरी में टाइम लगेगा और चाइना में सबसे बड़ा मेटल कंज्यूमर है। उस चाइना में मेटल कंजम्पशन नहीं बढ़ता है तो मेटल के प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे और मेटल कंपनीज के शेयर प्राइस भी नहीं बढ़ेंगे। लंबी अवधि के लिए 2 साल के लिए, 1.5-2 साल के लिए निवेशित रह सकते हैं, पर अपॉर्चुनिटी देख के एग्जिट ले लेना। तो मौके पर एग्जिट लेना आपके लिए बेहद जरूरी है, उसकी टाइमिंग जरूर ध्यान में रखिए। वेदांता पर यही राय सुदीप जी की तरफ से। आइए अगले कॉलर से बात करें। हमारे साथ इस वक्त कल्याण से अमित हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैडम। जी मैडम ये मेरे पास डी मार्ट है जो मैंने 4048 से खरीदे हुए हैं 10 शेयर, तो उसको होल्ड करना है या सेल करना है?
और दूसरा सवाल ये है कि 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं मुझे, तो कौन से शेयर्स खरीदने चाहिए आज की तारीख में? ओके, तो डीमार्ट में एक बार बताइए, डीमार्ट में फिलहाल आपका अपना व्यू कितना है? कब तक आप निवेशित रहना चाहते हैं अमित जी? 6 months मोर। ओके, 6 महीने का नजरिया डीमार्ट पर लेकर चल रहे हैं। खरीद इनकी काफी ऊंची है सर डीमार्ट पर, नुकसान पर तो हैं, लेकिन 6 महीने में क्या आपको लगता है इनका ये जो नुकसान है उसकी भरपाई हो पाएगी? देखिए, मैं फंडामेंटल तौर पे आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि एवेन्यू सुपरमार्केट बेहतरीन शेयर है, बहुत अच्छा कंपनी ने हमेशा परफॉर्म किया है। पर वैल्यूएशन जिस लेवल पे है, बहुत ही ऊंचे वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है और इस वैल्यूएशन पे मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि आजकल जो ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी, ऑनलाइन ग्रोसरी बिजनेस जो है वो बहुत बढ़ रहा है। डीमार्ट ने भी अपना ऑनलाइन ग्रोसरी बिजनेस लॉन्च किया है, पर यहाँ पे जबरदस्त कंपटीशन बिग बास्केट, अमेजन वगैरह से हो रहा है। तो आने वाले दिनों में ये ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी में क्या पोजीशन रहेगा वो बताना मुश्किल है। तीसरी बात यहाँ पे ये है कि सेम स्टोर सेल बढ़ाना बहुत जरूरी है डीमार्ट के लिए, वैल्यूएशन इससे ऊपर जाने के लिए, और उसमें शायद थोड़ा देर लग सकता है। तो अगर आपका नजरिया सिर्फ 6 महीने का है तो हमारी सलाह तो यही होगी, आप अपॉर्चुनिटी देख के एग्जिट ले लीजिए। कभी जब इसमें काउंटर में थोड़ा मोमेंटम आएगा आप एग्जिट ले लीजिए। इसमें शॉर्ट टर्म में बहुत कुछ होने की संभावना नहीं है। ओके, तो शॉर्ट टर्म में निकलने की सलाह। सर, एक और इनका सवाल था कि 1 लाख रुपए ऐसे बाजार में कहां पर इन्वेस्ट किए जा सकते हैं? देखिए, मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा जो कि हमारे हिसाब से सेफ और साउंड होगा। एक दिग्गज शेयर अभी तक बहुत ज्यादा ट्रैक्शन नहीं देखने को मिला, मार्केट बहुत ऊपर गया है, पर मार्केट के कंपैरिजन में ये बड़ा नहीं और इसमें सारे पॉजिटिव इंग्रेडिएंट्स हैं। मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूँ। अगर आपको 1 लाख रुपया निवेश करना है तो हमारी सलाह तो यही होगी कि आप रिलायंस के शेयर्स ले लीजिए। जियो, बहुत सारे डेवलपमेंट्स है, मैं तो आपको 1 घंटा जियो में क्या हो रहा है वो बता सकता हूँ। पर हाल ही इन्होंने जो स्मार्टफोन लॉन्च किया है, 2G से 5G 3G में ट्रांजिशन करने के लिए 999 रुपीज में, उससे बहुत बड़ा कस्टमर एक्विजिशन का अपॉर्चुनिटी बन सकता है। रिटेल, रिलायंस रिटेल में बहुत अच्छा ट्रैक्शन है। आपने पहले डीमार्ट की बात की थी, तो डीमार्ट जो स्पेस में काम करता है, रिलायंस रिटेल भी एक सेगमेंट उसी बिजनेस में काम कर रहा है और वहां पे भी बहुत अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। तीसरी बात है, ये ऑल्टरनेट एनर्जी में आए हैं, ग्रीन एनर्जी में, वहां पे भी कामकाज अच्छा चल रहा है। फाइनेंशियल सर्विसेज में एंट्री किया है और जो ट्रेडिशनल बिजनेस है ऑयल टू केमिकल्स, वहां पे भी जो एक बहुत बड़ा आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी इनको मिला है, जो रशियन ऑयल रिफाइन करके इंपोर्ट कर रहे हैं, इसके जरिए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है। ओवरऑल कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो रहा है। आने वाले दिनों में जो बाकी जियो, रिटेल, ग्रीन एनर्जी, यहाँ से वैल्यू अनलॉकिंग की अपॉर्चुनिटी भी होगी, तो ये सारे शेयर होल्डर्स के हित में होगा। तो यहाँ पे आप 1 साल प्लस का नजरिया लेके खरीदारी कीजिए। जी, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान से शरद जी इस वक्त हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? मेरे पास इंडिया बुल फाइनेंस के 1000 शेयर हैं और अशोक लेलैंड के भी 1000 शेयर हैं। दोनों की खरीद बताएंगे? इंडिया बुल फाइनेंस 140 में लिया हुआ है और ये 160 में लिया हुआ है। 160, 160। यस। ओके, इंडिया बुल्स फाइनेंस 140 की खरीद, इनकी खरीद थोड़ी ऊंची है। और दोनों ही स्टॉक पर कब तक का व्यू है आपका शरद जी? कब तक रखना चाहेंगे? 6 महीने का व्यू। सर, 6 महीने का व्यू इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस पर और अशोक लेलैंड करंट लेवल के इर्द गिर्द ही इनकी खरीद है। दोनों ही स्टॉक पर क्या राय रहेगी आपके 6 मंथ्स के लिए?
देखिए, दोनों जो सेगमेंट में काम करते हैं, वहाँ पे अच्छा ट्रैक्शन है। आपने थोड़ा ऊपर भाव में लिया है, पर इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में बताऊँगा। ओवरऑल हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है और हम लोगों को लगता है कि ये मोमेंटम बरकरार रहेगा। ओवरऑल जो फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में बहुत अच्छा ट्रैक्शन है और हाउसिंग सेगमेंट में भी बहुत अच्छा ट्रैक्शन है। तो हाउसिंग फाइनेंस में ट्रैक्शन अच्छा रहना चाहिए, तो आप निवेशित रहिए। अशोक लेलैंड हमारे जो फेवरेट स्टॉक्स हैं उनमें से है और कमर्शियल व्हीकल्स सेगमेंट में दिग्गज प्लेयर है और कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में अच्छा खासा कामकाज चल रहा है। पिछले 1-2 महीने में आंकड़े ऐसा कुछ अच्छा नहीं आया, पर अगर आप 6 महीने की व्यू लेके रहना चाहते हैं तो आप निवेशित रह सकते हैं। हम लोग बिलीव करते हैं कि यहाँ पे भी आपको अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना रहेगी। जी, रही आपके स्टॉक्स पर सुदीप जी की राय। कानपुर से मनीष जी से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार, कौन सा स्टॉक है आपके पास? मेरे पास मैडम जायडेस लाइफ साइंसेज है। 420 में 50 लॉटें खरीद रखी हैं। 420 में कब तक का व्यू है स्टॉक पर आपका मनीष जी? मेरा साल भर और रख सकते हैं। जायडस लाइफ साइंस 420 की खरीद है, उस हिसाब से इन्हें हो रहा है मुनाफा। सर, क्या एक साल का व्यू कैसा लग रहा है आपको जायडस लाइफ साइंस पर? जी, निवेशित रहिए। मैं संक्षेप में यही कहूँगा क्योंकि ओवरऑल जो फार्मा और जो लाइफ साइंस स्पेस में कुछ दिक्कतें पिछले कुछ महीनों से, कुछ क्वार्टर से था, पर ऐसा लग रहा है कि अभी वो दिक्कतें कुछ हद तक दूर हो रहा है और जाइडस का परफॉर्मेंस भी ठीक-ठाक है। रेगुलेटरी कुछ चैलेंजेस बीच-बीच में आते रहते हैं यहाँ पे, इसलिए थोड़ा वोलेटिलिटी ज़रूर रहता है क्योंकि आपका व्यू 1 साल का है। हमारी सलाह तो यही होगी, निवेशित रहिए। करंट लेवल से भी आपको अच्छा रिटर्न मिलने का संभावना है। जायडस लाइफ साइंस में बने रहने की सलाह आपके लिए सुदीप जी की तरफ से। रांची से अभिषेक जी से बात करते हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? जी अभिषेक जी, सवाल पूछिए। मेरे IRCTC का शेयर है, 25 शेयर है, 828 रुपए पे। ओके, IRCTC 25 शेयर 828 पर, काफी ऊंची खरीद है। और कब तक रखना चाह रहे हैं IRCTC को? मैं लॉन्ग टर्म रखना चाहता हूँ। ओके, लॉन्ग टर्म के लिए सर IRCTC फिलहाल इनके खरीद के हिसाब से तो नहीं नुकसान है, पर लॉन्ग टर्म में क्या राय रहेगी आपकी? देखिए, IRCTC जो 800 प्लस लेवल पे चला गया था, वो एक अनरियलिस्टिक लेवल था, तो आपने उस लेवल पे लिया था। मैं तो यही कहूँगा कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे और क्षेत्र, बहुत सारे और अपॉर्चुनिटीज है। ये सरकारी जो कंपनीज है, मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है, वहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो हमारी सलाह तो यही होगी कि आप यहाँ से लॉस हो रहा है आपका, लॉस बुक करके एग्जिट ले लीजिए और अगर लंबी अवधि के लिए ही निवेश करना है, कुछ शेयर्स के नाम, कुछ सेक्टर्स के मैं जिक्र कर चुका हूँ, आगे भी करूंगा, तो वहां पे आप निवेश की अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। तो IRCTC से एग्जिट करने की सलाह आ रही है सुदीप जी की तरफ से। अगले कॉलर है हमारे साथ पुणे से अश्विन जी। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? हेलो स्वाति जी, शेयर बताने से पहले मैं आपका ये प्रोग्राम पिछले 2-3 सालों से देखता हूँ, तो आपका होस्टिंग काफी पसंद आता है और सारे एक्सपर्ट्स भी काफी अच्छी राय देते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरे पास टाटा एलेक्साई के 32 शेयर्स है 7,700 रुपीज पे और मैं अगले 2-3 साल इन्हें रखना चाहता हूँ, तो बस उस पे ओपिनियन चाहिए था। 6,000 से अभी ऑलमोस्ट 7,500 तो आ गया है, बट आगे की जर्नी के बारे में थोड़ा जानना था। तो और इनका लेवल 7,700 का, तो सर अब 7,500 से 7,700 का सफर क्या तय कर सकता है टाटा एलेक्सी? और अगर कर सकता है तो कब तक आपको लगता है क्या करें? देखिए, कर सकता है, पर ये मैं जरूर कहूंगा कि ये थोड़ा हाई रिस्क स्टॉक है। टाटा एलेक्सी ने बेहतरीन परफॉर्मेंस और बेहतरीन रिटर्न निवेशक को दिया है, जो कि एक अपने आप में एक मिसाल है। पर क्योंकि वैल्यूएशन बहुत रिच है, तो यहाँ पे मार्जिन ऑफ एरर कम रहता है। तो अगर क्वार्टरली जो रिजल्ट आते हैं, वहां पे थोड़ा भी
अगर थोड़ा धीमापन देखने को मिला, तो मार्केट में उसको मर्सिलेसली पनिश करते हैं, प्राइस नीचे जाता है। तो आप घबराइए मत, अगर आप लंबी अवधि में निवेशित रहना चाहते हैं, आप कह रहे हैं 1-2 साल निवेशित रह सकते हैं, तो टाटा एल्क्सी में निवेशित रहिए। बहुत ही अच्छा कंपनी है, अच्छा सेगमेंट्स में काम करते हैं और आने वाले दिनों में भी अच्छा परफॉर्म करते रहेंगे। फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि वैल्यूएशन बहुत रिच है। पर आप क्योंकि 2 साल तक निवेशित रहेगा, 7,700 तो क्रॉस करेगा ही, उससे भी आगे अच्छा नतीजा दिखाने की संभावना है। कल के बाजार पर क्या रखे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत समझते हैं अनिल जी से। भारतीय बाजारों के लिए ज़्यादा संकेत होंगे नहीं अमेरिकी बाजारों से, लेकिन उसके बावजूद अमेरिकी फ्यूचर्स और एशिया के प्रदर्शन पर रहेगी नज़र सुबह शुरुआत करने के लिए। लेकिन जो ज़्यादा अहमियत वाला आंकड़ा होगा वो आज का एफआईज और घरेलू फंड का। आज के सेशन में उतार चढ़ाव के बीच में कहीं कोई हाथ रोका है एफआईज ने या फिर खरीदारी बरकरार है, क्योंकि एफआईज की जो इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन है वो लगभग 70% पर पहुंच चुकी है, जो कि हायर साइड पर है। तो अब यहाँ से ये देखना इंटरेस्टिंग है कि एफआईज थोड़ा रुकते हैं या अब भी खरीदते हैं। तकनीकी तौर पर तो बाजार मजबूत है, बाय ऑन डिप्स का मामला। और ऐसे में अगर कल के सेशन में हल्की कमजोरी होती भी है तो 19,225 19,300 ये आपके लिए बेहद मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। इस रेंज में आते ही होगी खरीदारी। ऊपरी स्तरों पर 19,450 19,500 तक जाने की कोशिश होगी। निफ्टी की बाद में आगे देखेंगे। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 44,900 45,000 बैंक निफ्टी के लिए तुरंत अच्छे सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। और ऊपरी स्तरों पर 45,500 45,650 वो रेंज है जहां पर बैंक निफ्टी पर आएगी प्रॉफिट बुकिंग। तो इन लेवल्स पर आपको करना है फोकस। थोड़ा सा एक तरफा तेजी होने के बाद अब इन लेवल्स के आसपास बाजार थोड़ा कंसोलिडेट कर सकते हैं, समय बिता सकते हैं। थोड़ा स्टॉक सेक्टर वाइज रोटेशन और करेक्शन हो सकता है। बड़ी मूव बनाने के पहले ऐसा लगता है अब से लेकर वीकली एक्सपायरी तक यानी कि गुरुवार तक भारतीय बाजार दोनों तरफ के ट्रेडिंग के मौके दे सकते हैं। ऐसे में या तो आप दोनों तरफ ट्रेड करें या फिर बाय ऑन डिप्स की रणनीति के साथ सही और उचित लेवल पर खरीदारी करने का मौका देखकर बाजार में आप अब भी अच्छी खासी ट्रेडिंग और निवेश कर सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। हमारे साथ हैं आज ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बताने के लिए एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। कल के बाजार में कहां पर मौके नजर आ रहे हैं आपको? गुड इवनिंग स्वाति जी। न्यू हाई बनाने का सिलसिला जारी है निफ्टी में, और जिस तरीके से आज भी मार्केट पॉजिटिव नोट पे ही बंद हुए, हमें लगता है ये सिलसिला फर्दर कंटिन्यू रहेगा और यहाँ से फर्दर यहाँ से रैली एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। जिस तरीके से डेटा सेटअप बने हुए 19,300 19,250 पे काफी अच्छा सपोर्ट यहाँ पे इमीडिएट बेसिस पे हमें दिख रहा है। हम यहाँ पे तेजी का ही ट्रेड लेने की सलाह देंगे और 19,350 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन जो कि आज क्लोज हुआ है करीब 78 रुपीज के आसपास, इसमें बाय करने की सलाह देंगे। और अपसाइड के टारगेट हम इसमें 120 से लेके 135 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। करंट लेवल से जो स्टॉप लॉस लगाना होगा इस ऑप्शन में वो होगा करीब 52 रुपए के आसपास। तो 19,350 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करके तेजी करने की सलाह है। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो हमें लगता है कल के सेशन में फार्मा स्पेस में सन फार्मा पे फोकस रखना चाहिए। जिस तरीके से आज क्लोजिंग में स्टॉक डे हाई की तरफ बंद होते हुए दिखा है और स्टॉक एक अच्छे अप ट्रेंड में है, हमें लगता है सन फार्मा यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। 1,080 से लेके 1,090 तक के अपसाइड के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 1,025 के आसपास। जी, बहुत धन्यवाद करेंगे हम राजेश जी आपका हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए और कल के ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए। सुदीप सर, अब आपकी नजर में लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के कॉल्स कौन से? देखिए, 2 ऑटो एंसिलरी कंपनीज का मैं जिक्र करना चाहूंगा, बट एक पहला जो है भारत फोर्ज बियॉन्ड ऑटो एंसिलरी बहुत काम करते हैं। ऑटो जो एंसिलरी का काम करते हैं वहां पे भी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। यूएस क्लास 8 ट्रक्स जहां पे थोड़ा पहले सॉफ्टनेस था वहां पे भी अच्छा ट्रैक्शन मिल रहा है। दूसरी बात है ईवी सेगमेंट में भी अच्छा कामकाज कर रहे हैं और वहां पे भी इनको आने वाले दिनों में अच्छा ट्रैक्शन की संभावना है। सब्सिडियरी जो इनके प्रॉब्लम थे जहां पे मार्जिन कम था वो मार्जिन इंप्रूव करने आने वाले क्वार्टर्स में उम्मीद है।
और सबसे बड़ी खास बात है कंपनी के अंदर डिफेंस और एरोस्पेस में बहुत कामकाज कर रहे हैं। और जैसे हम जानते हैं कि डिफेंस में बहुत अच्छा तगड़ा ट्रैक्शन है, एरोस्पेस में ट्रैक्शन है, तो ये सेगमेंट का बहुत बड़ा फायदा भारत फोर्ज को मिलेगा आने वाले दिनों में। तो यहाँ पे ₹950 का टारगेट 6 से 9 महीने के लिए रख के इस खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। दूसरा शेयर जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा वो भी ऑटो एंसिलरी सेक्टर का जाना माना कंपनी है, सोना BLW। यहाँ पे 9 से 12 महीना के लिए ₹620 का टारगेट रख के हम खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। इस कंपनी का खासियत है ऑटो एंसिलरी स्पेस में है, अच्छा कामकाज कर रहा है। पर सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि इनका आज के दिन में जो ऑर्डर बुक है करीब 70% प्लस वो ईवी सेगमेंट से आता है। जैसे हम जानते हैं कि ओवरऑल ईवी सेगमेंट में ग्रोथ जबरदस्त है और आने वाले दिनों में यही एक तगड़ा सेगमेंट बनेगा। आईसी के कंपैरिजन में ईवी का जरा रिक्वायरमेंट और जो चालू ज्यादा होगा, तो ये सही सेगमेंट में है। दूसरी बात यहाँ पे है कि इनका मार्जिन इंप्रूव हो रहा है कंटिन्यूअसली। तीसरी बात है ब्लैकस्टोन जो इनके इन्वेस्टर थे उनका एक अपना शेयर बेचना था, हिस्सेदारी वो बेच चुके हैं, तो कि वो मार्केट में जो ओवरहैंग है वो भी नहीं रहेगा। तो हम इसीलिए इस शेयर में भी ₹620 का टारगेट लेके खरीदारी की सलाह देते हैं। जी, बहुत धन्यवाद करेंगे सुदीप जी हमारे साथ इस शो में शामिल होने के लिए।